पाकिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, तुर्की और इंडोनेशिया इस विवादित बयान को लेकर भारत से आधिकारिक तौर पर विरोध जता चुके हैं। साथ ही 57 मुस्लिम देशों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC भी नुपुर शर्मा के बयान की आलोचना कर चुका है। अब सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं कि एक गलत बयान पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अरब देश लाखों उइगर मुस्लिमों पर किए जा रहे चीनी अत्याचारों पर खामोश क्यों रहते हैं। ये अरब देश कई बार चीन के उइगर मुस्लिमों के शोषण के बजाय उसका समर्थन करते नजर आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन उइगर मुस्लिमों का पिछले कई वर्षों से सुनियोजित तरीके से शोषण करता रहा। चीन पर उइगर मुस्लिमों के नरसंहार से लेकर जबरन मजदूरी कराने, जबरन नसबंदी कराने और महिलाओं से रेप के आरोप हैं। तुर्की एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसने उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर चीन के खिलाफ आवाज उठाई। 2009 में तुर्की ने शिनजियांग में उइगरों के खिलाफ हिंसा का विरोध किया था, लेकिन चीन ने तुर्की के इस बयान पर कड़ा विरोध जताया था। चीन की नाराजगी की वजह से बाद में तुर्की ने इस मुद्दे पर बोलना ही बंद कर दिया। साथ ही कई मुस्लिम देशों का चीन की तरह ही मानवाधिकार के मामले में रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। इसलिए ये देश उइगर जैसे मुद्दों पर खामोश रहते हैं, जिससे उनके यहाँ मानवाधिकार हनन के मुद्दों पर चर्चा न हो सके। एक नुपुर शर्मा का जो विवादित बयान है उसको अनावश्यक रूप से OIC और कुछ मुस्लिम कंट्री जिसमें 16 देश ऐसे हैं जो भारत के विरुद्ध में इन्होंने एक वक्तव्य दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने बहुत साफ तौर पे कहा है कि किसी भी हालत में ये व्यक्तिगत उनका विवादित बयान था जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई और उनको सस्पेंड किया गया है। भारत का इसमें किसी तरह का मतलब संलग्नता नहीं है। और आप देखिए उइगर मुस्लिम जो चीन के अंदर 20 लाख एक जगह इकट्ठे करके उनके साथ रेप, अत्याचार और उनके ऊपर कितनी दबाव हो रही है। कोई भी मुस्लिम देश इस बात को, अरब कंट्री कोई भी उसको उठाना नहीं चाहता। यही सबसे बड़ी दुख की बात है कि बेकार का बेतुकी तरीके से भारत का छवि ये लोग खराब करना चाहते हैं। दुनिया के कौन से देश क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस पर ध्यान देने के बजाय हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई देश ये प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं, ऐसी गलती, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। हम कहते हैं कि चीन में मुसलमानों का शोषण हो रहा है जिस पर इस्लामिक देश आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। माना कि चीन ताकतवर देश है और उसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे, तो इससे क्या लाइसेंस मिल जाता है कि किसी और देश में मुसलमानों पर जुल्म हो तो दूसरे देश आवाज़ ना उठाएं। सवाल ये बहस का नहीं है। सवाल ये है कि हम दुनिया के लोकतांत्रिक देश हैं और उन इस्लामिक देशों से बेहतर देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर चलते हैं। लेकिन हमारा जो लोकतांत्रिक मूल्य है, जो परंपरा है, उस पर आघात हो रहा है और अंदर से आघात हो रहा है। और इस तरह से आघात हो रहा है कि हमारे पड़ोसी हमारी ओर उंगली दिखा रहे हैं। यह लगभग वही बात हुई कि हमारे घर में हम मियाँ बीबी झगड़े, पत्नी को से मारपीट करें और पड़ोसी अगर बोले कि आप क्यों मारपीट कर रहे हैं तो हम कहें कि आपके घरों में भी तो मारपीट होती है, आपको मेरे घर में बोलने का हक नहीं है। अंदरूनी मामले में बोलने का हक ज़रूर नहीं होता है, लेकिन जब ये मामला मानवता पर आ जाती है, ये मामला जब सामुदायिक सहजीविता और सहिष्णुता पर आ जाती है तो वो फिर घरेलू मामला नहीं रह जाता है। यह बात हमें समझने की ज़रूरत है।
चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। ललन सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। ललन सिंह जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, एक दिन पहले भी इसी मसले पर मेरे साथ आपकी चर्चा हो रही थी। सवाल ये है कि इस मुद्दे को जबरदस्ती अब खींचा जा रहा है। ये मुद्दा कहीं तो जाकर ठहरे सर। नुपुर शर्मा पर जो कार्रवाई होनी थी वो हो गई है। अब इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये OIC के जितने भी देश हैं, या और क्या लग रहा है कि भारत सरकार क्या कर दे इस मसले पर? और अगर भारत सरकार इस मसले पर कोई कड़ा कदम उठाने को तैयार रहती है तो क्या उइगर मुस्लिमों पर ये देश आवाज उठाएंगे? एकदम पल्लवी जी, आपने जो बोला है इससे सबसे बड़ी खास बात यह है जी। कि इस्लामी देशों को भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है, तो वो पाकिस्तान है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा पहले कि पाकिस्तान की जो करतूत है ये एक सोची समझी रणनीति पे, नहीं तो आस्थाओं पे स्वस्थ संवाद भारत में तो कम से कम पूरी दुनिया में ये होता रहता है। ठीक है, नुपुर शर्मा जी ने विवादित एक बयान दे दिया और उस विवादित बयान के ऊपर उनकी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने उनको सस्पेंड भी कर दिया और उस वक्तव्य को नकारा भारत सरकार ने भी कर दिया। मैं समझ पा रहा हूं कि 16 देश मुस्लिम, और अगर देखा जाए तो OIC की पूरी 57 देशों को ये भड़काने वाला और उसको और आग में घी डालने वाला पाकिस्तान है। मैं ये कहना चाहता हूं, कल ही 2 दिन पहले आपने देखा कराची के अंदर इनके जो माता रानी का एक मंदिर है उसमें लूटपाट भी किया और मूर्तियों को खंडित कर दिया। ये लगातार जबरन विवाह करते हैं अल्पसंख्यकों से और तरह तरह के अत्याचार और रेप करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने जो कहा बहुत सही। अगर नुपुर शर्मा जी को इतना हमारे सरकार और उनकी पार्टी ने जब उनको हर तरह से और पुलिस उनके ऊपर FIR कर चुकी है, तो दुनिया के देशों को इस संवाद और इस मतलब वक्तव्य के ऊपर इतना लंबा चौड़ा मतलब हंगामा खड़ा करने की क्या हो सकता है? इसका एक और भी कारण है। अगर आप जाएं तो इसमें कुछ महाशक्ति भी इसमें शामिल है। जब हम अमेरिका गहराई में जाते हैं, सीधा आशंका है। मैं कल भी आपको वही चीज पूछ रही थी कि अमेरिका का हाथ दिख रहा है इसमें। एक दिन पहले ही आप रिपोर्ट जारी करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की भारत में हनन हो रहा है। राइट, मैं यही कहना चाहता हूं मैडम कि अमेरिका जो है इसके अंदर कतर जैसे छोटे देश जिनकी कोई ऐसी औकात नहीं है जो भारत के तरफ आग दिखा दे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अमेरिका अपने आप को मनवाना चाहता है भारत को कि यूक्रेन और रशिया के इस युद्ध में हमारे तरफ अपना मनमानी जो मैं कर रहा हूं उसके तरफ भारत आ जाए। मैं ये कह रहा हूं, कूटनीतिक, राजनीतिक और दुनिया का जो महाशक्तियों का अपना अपना अहंकार और स्वार्थ, ये सभी इसमें सम्मिलित है। लेकिन उइगर मुसलमान 20 लाख से ज्यादा उनको काउंसलिंग के बहाने सिंजांग प्रांत में उनके ऊपर रेप, उनके ऊपर दबाव, उनके साथ अत्याचार और उनको दाढ़ी काट देना, उनको इस तरह से कुरान पढ़ना, उनको इस तरह से काम करना, इसको क्या अरब कंट्री और ये कतर, जॉर्डन और मलेशिया, इंडोनेशिया नहीं देख रही है? क्योंकि इनके पास सच्चाई को एक्सेप्ट करने का ताकत नहीं है। जब भारत सरकार ने साफ कह दिया कि साहब हमारा इसमें व्यक्तिगत उनका है, हमारा सरकार का जो नजरिया है वो बहुत साफ है, पैगंबर मोहम्मद साहब हमारे लिए उतनी पूजनीय और माननीय है जितने हमारे देश में श्री रामचंद्र जी हैं, तो इसमें शक की क्या बात है? लेकिन मेन पाकिस्तान और अमेरिका भी इसमें कहीं न कहीं निहित अपने स्वार्थों को पूरा करना चाहता है। प्रेम कुमार जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि धूमिल हो रही है वो सिर्फ बाहरी ताकतों का हाथ है, या हमारे देश में भी कुछ महानुभव लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो अब इस पूरी स्थिति का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें इस बात से कतई कोई समस्या नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि धूमिल हो रही है या हमारे बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्हें महज अपने राजनीतिक फायदे से लेना देना है। ये जो पूरी घटना है, विदेश की शक्तियों ने तो आकर नहीं कहा कि पैगंबर का अपमान करिए। क्या विदेश की शक्तियों ने अपने शब्द नुपुर शर्मा के मुंह में डाल दिए थे? क्या बीजेपी नवीन जिंदल के कलम में डाल दिए थे, स्याही में डाल दिए थे? नहीं, ये लंबे समय से
हेट पॉलिटिक्स जो चल रही है देश में, उसकी एक चरम स्थिति थी जो बीजेपी के नेताओं के मुंह से निकली और लगातार निकल रही है। मूल्य काटे जाएंगे भी तो खुलेआम बोला गया था, लेकिन तब किसी मुस्लिम देश ने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया था। हिंदू धर्म संसद में कहा गया था कि मूल्य काटे जाए, लेकिन दुनिया के इस्लामिक देशों ने नहीं रिएक्ट किया। उन्होंने कब रिएक्ट किया? जब पैगंबर के बारे में किसी ने कुछ बात कही। तो अगर वो इस्लामिक देश है, वो हमारी तरह लोकतांत्रिक देश नहीं है, वो इस्लामिक देश है, और पैगंबर के खिलाफ अगर कोई कुछ बोले और उसको भी बर्दाश्त करे तो काय का इस्लामिक देश है? वो उनको रिएक्ट कर रहा, उनके जो उनकी जो संरचना है उसके देश की धर्म के आधार पर उसके हिसाब से वो है। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम क्या करें? हमने क्या किया? भारत सरकार की ओर से कोई एक्शन हुआ क्या? नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया। भारतीय जनता पार्टी क्या देश को रिप्रेजेंट करती है इस दुनिया में? नहीं। तो दुनिया के देश क्यों नहीं विरोध करेंगे? तो इस अपनी कमी को जो अपने देश में हम पैदा कर रहे हैं, हेट पॉलिटिक्स को, उसको खत्म करने के बजाय हम कहते हैं कि चीन में उइगर मुसलमानों का पर जुल्म हो रहा है, उस पर आवाज नहीं उठ रही है। मुसलमानों पर जुल्म और भी बहुत सारे देशों में उठ रहे हैं, कई मुस्लिम देशों ने प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ मुस्लिम देश में मुसलमानों के उस पर जुल्म नहीं हो रहे क्या? यहाँ पर ये मामला पैगंबर के अपमान का जुड़ा है, इसको लोग डाइवर्ट कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल मोटिव से। पैगंबर का अपमान दिख रहा है और पिछले 1 महीने से शिवलिंग का अपमान हो रहा है, वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। आपने पूरा सोशल मीडिया भर दिया उल जुलूल बातों से, कुछ भी फोटो पोस्ट करके लिख रहे हैं कि अब हिंदू हो, इसमें आप शिवलिंग ढूंढना बंद कर दो। वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। तब किसी को नहीं दिखता कि अब असंतोष की भावना पैदा होगी या फिर धार्मिक भावनाएं किसी की आहत हो रही हैं। लेकिन पैगंबर पर एक बयान जो जाकिर नाइक 100 बार दे चुका है, वो बयान अगर नुपुर शर्मा ने दे दिया तो पूरे दुनिया की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। यहाँ शिवलिंग पर आप उल जुलूल कोई भी बयान देते रहे, हम तो सहिष्णु हैं, हमने यहाँ ठेका लिया हुआ है हर चीज को संभालने का। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? ये कौन सा दोहरा रवैया है? क्या हम एक ही समुदाय से उम्मीद करते रहे कि एक ही समुदाय सुनता रहे और समझता रहे, दूसरे समुदाय से कोई उम्मीद नहीं? यहाँ दोनों को साथ मिलकर चलना होगा सर। दोनों तरफ की बात कीजिए। प्रेम कुमार जी, मैं आपकी बात से अभी बिल्कुल अग्री नहीं कर रही हूँ। बैलेंसिंग नहीं चलेगी राजपूत जी, मंकी बैलेंसिंग नहीं चलेगी। हम इस्लामिक देश की तरह कट्टर नहीं है कि हमारे ईश्वर के खिलाफ कोई बोल देगा तो हम गर्दन काटने का फरमान जारी करेंगे, ये हमारा स्वभाव नहीं है। तो इन्हें जो कम से कम इस देश में रह रहे हैं सर, उन्हें भी कट्टरता छोड़नी पड़ेगी। तो आप ये कहिए, इस देश में जो भी धर्म के लोग रह रहे हैं वो भी कट्टरता छोड़े। जैसे सनातनियों ने कट्टरता छोड़ी हुई है, वैसे अन्य धर्मों के लोगों को भी अपनी कट्टरता छोड़नी पड़ेगी। सब एक तरीके से रहे ना, एक ही तराजू में तोलिए सबको। प्रेम कुमार जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। ललन जी, आपको आवाज मिल रही है? क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं दे रही, इसलिए मैं चुप हूं। नहीं, अब ये तो आप सर चलिए ब्लेम गेम खेलते रहिए, इनसे हमें कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। मैं अपनी बात रखकर चुप हो गई थी ताकि आप अपनी बात रख पाए। अब आप ऐसे शांत होकर एहसान जताएंगे तो वो तो सर बात हो ही नहीं पाएगी ना, चर्चा हो ही नहीं पाएगी। मैं बस ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप दोनों तरफ की बात रखें सर, और मुझसे ज्यादा शायद यहाँ कोई सुनेगा भी नहीं। मैं बहुत आराम से और इत्मीनान से आप लोगों की बातें सुनती हूँ। मैं वफादारी नहीं, ना आपकी ओर से ना मेरी ओर से, मैं कुछ भी नहीं है, हम दर्शक के लिए। मैडम, मेरा ये कहना है कि हर आस्था को सम्मान देना ये पूरी दुनिया के सभी होता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कल कश्मीर के अंदर एक भद्रा इलाका है, उसके मस्जिद से मैं अमर्यादित बात नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि एक रक्षा विशेषज्ञ के ऊपर कोई FIR हो जाए, लेकिन जो सच है उसको जाहिर करना चाहूंगा। वहां पे जो वीडियो भी चल रहे हैं और जो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसमें ये कहा जा रहा है, उसको मिनी कश्मीर बोला जाता है, रामबान के बगल में है, कि गायों को पेशाब पीने वाले और गोबर खाने वाले इनके ऊपर हम मेहरबानी कर रहे हैं, इसीलिए ये देश चल रहा है। क्या इसको हम जब सुनते हैं तो हमें नहीं लगता कि देश के अंदर अव्यवस्था फैलाने वाले देश में बैठे हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आज अर्ली मॉर्निंग में
एक ड्रोन को मार गिराया है, उसमें पता चला है कि हिंदुस्तान से ड्रोन जाते हैं और पाकिस्तान से वहां बारूद और वेपन्स भेजे जाते हैं। कितनी शर्म और आश्चर्यजनक स्थिति पैदा हो रही है। हमारे विदेशों के देशद्रोही उससे ज्यादा अपेक्षाकृत भारत के अंदर देशद्रोही बैठे हैं। अब वो समय नहीं रहा कि ऐसी शून्यता को हम और बढ़ावा दें। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आस्थाओं पे स्वस्थ संवाद के दरवाजे बंद नहीं होते। ठीक है, अगर निपुण शर्मा जी ने गलत बयानबाजी दिया है तो बहुत से ऐसे नेता हैं, उनको नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि बैलेंस किया जा रहा है। बैलेंस कहां किया जा रहा है? अगर सवाद चौहान कुछ हमारे आदित बात करते हैं, उनको भी जाना पड़ेगा। अगर निपुण शर्मा बात करती हैं, उन्हें भी उसका FIR दर्ज होना पड़ेगा। लेकिन कब तक आप देश विरोधी को भारत के अंदर बैठा के, उनको सर पे बैठा के देश का नुकसान आंतरिक सुरक्षा में करेंगे? ये मेरा सवाल है। ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन देश विरोधी है और कौन देश प्रेमी है? ये मुझे आप जरा बताइएगा कि अब ये डिसाइड हो कैसे? किस तरीके से एक एक बंदा सर्टिफिकेट लेकर घूमे इस देश में कि मैं देश प्रेमी हूं कि देश विरोधी हूं? मैं आपसे जवाब लूंगी सर। एक और मेहमान इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए, दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो जुड़े हैं हमारे साथ। दिलीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? स्वागत है सर आपका। सीधा सा मेरा सवाल है, धार्मिक भावनाएं आहत हुई, पैगंबर साहब के लिए गलत टिप्पणी की गई तो ये मसला अलग है, लेकिन उइगर मुस्लिमों पर हर साल हम देख रहे हैं चीन में किस तरीके से उनका नरसंहार किया जाता है, ये मसला अलग है। धार्मिक भावनाएं मानवाधिकार से बढ़कर कैसे हो सकती हैं? ये OIC के देश उस समय कहां चले जाते हैं सर, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि वहां की महिलाओं से रेप हो रहा है, जबरन नसबंदी करवाई जा रही है, उनकी दाढ़ी काटी जा रही है, मारा जा रहा है, जान से हाथ धो रहे हैं वहां के उइगर मुस्लिम, किसी को याद नहीं आती। क्यों? लेकिन धार्मिक भावनाओं से जुड़ा एक बयान पूरी दुनिया में उबाल ला देता है। मैं आपके इस तरफ से बहुत सहमत हूँ। हम दूसरा क्या करता है, दूसरे के देश की क्या स्थिति है, वो स्थिति हमारे देश की नहीं है। हम जो भी बात करेंगे हम अपने देश के रेफरेंस में करेंगे कि हमारे देश में क्या होता है, कैसे होता है और क्या होना चाहिए। जी जी। मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या धार्मिक बयान दे देने से कुछ बदलेगा? क्या मोहम्मद साहब को गलत कह देने से इस देश में जो स्थितियां हैं वो पलट जाएंगी? बिल्कुल नहीं। क्या ये देश बयानों से चलेगा कि कानून से चलेगा? अगर आपको कुछ सुधार लाना है तो आप देश के कानून में ले आइए। ये जो पॉलिटिकल बयानबाजियां होती हैं, इन पॉलिटिकल बयानबाजियों से सिवाय जो मानसिक वैमनस्यता है उसके फैलने के अलावा दूसरा कोई लाभ नहीं होता है। और ये लाभ एक चर्चा का कारण बनती है जी। किसी को हर व्यक्ति, हर राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक लाभ होता है, चाहे वो अपोजिशन में बैठा व्यक्ति हो और चाहे सत्ता में बैठा व्यक्ति हो। नुकसान किसका होता है? वो व्यक्ति जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उलझा हुआ है, जिसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिसके लिए धर्म सिर्फ एक आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है, वो आहत होता है। इस देश में या इंसान की जो जिंदगी है वो धर्म से पलती है क्या? धर्म जीवन को पालता है क्या? चाहे वो इस्लामिक धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, धर्म आपका पेट भरता है क्या? हम साइंटिफिक युग में जी रहे हैं, हमें प्रैक्टिकल को भी सोचना पड़ेगा। धर्म हमारी आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन धर्म हमारी इकोनॉमी का विषय नहीं हो सकता है। धर्म हमारे डेवलपमेंट का विषय नहीं हो सकता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक इंसान के व्यक्तित्व को निखार सकता है, लेकिन देश को नहीं निखार सकता है। और अगर हमारा देश दुर्लभ है, देश हमारा दुर्बल है, तो हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहे जितना कर लें, हम डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, हम साइंटिफिक डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें जब हम जिस युग में रहते हैं, हमें उस युग के हिसाब से अपनी सोच और अपनी वाणी को बनाना होगा। ये जो पॉलिटिकल बयानबाजियां होती हैं, आप ये मान के चलिए कि 140 करोड़ इस देश की जनता में शायद 1% ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको इन पॉलिटिकल बयानबाजियों से मतलब होगा। बाकी के 99% लोग, उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन वो आहत होते हैं, उनका मानसिक डिस्टरबेंस होता है, एक मानसिक वैमनस्यता फैलती है और मानसिक दूरियां फैलती हैं, और ये दूरियां फैला करके आप देश को डेवलपमेंट की ओर नहीं लेके जा सकते हैं। अगर आपको मुसलमानों से दिक्कत है तो निकाल दीजिए इस देश से मुसलमानों को। क्या वो आप कर पाएंगे? आप अगर मुसलमानों को रोकना चाहते हैं
तो मुसलमान आज की डेट में माइनॉरिटी में नहीं है। दर्जा खत्म करिए माइनॉरिटी का, वो आप नहीं कर रहे हैं। आप मुसलमानों को इस देश के टैक्स पेयर का हजारों करोड़ रुपया माइनॉरिटी के बेनिफिट के नाम पर दे रहे हैं, वो आप बंद नहीं करेंगे। इस देश में शरीयत का लॉ इस देश के कानून से ऊपर है। खाप पंचायतों का लॉ इस देश के कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के क्यों नहीं आते हैं? ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ दिया दिलीप जी। ये अब ऐसा माना जा रहा है कि जो अभी परिस्थितियां बनी अचानक से इस देश में, उसके बाद आपने जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, इस दिशा में सरकार कदम उठाने से अब हिचकिचाएगी। आप देख लीजिए ना, सीएए और एनआरसी लागू करने की दिशा में बड़े जोर शोर से कदम उठाना शुरू किए थे, एकदम से वो सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली गई। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का हुआ निकाला गया, इसलिए चली गई, मैं बता रहा हूं आपको, वो ठंडे बस्ते में इसलिए चली गई कि राजनीति का बाजार भी गर्म होते रहना चाहिए ना। राजनीति का बाजार गर्म होगा तो वोट बैंक इफेक्ट होगा, वोट बैंक इफेक्ट होगा तो सत्ता मिलेगी, और जब सत्ता आपको मिल गई तो आप चुपचाप बैठ के काम करिए। जो 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 समाज हित में है, जो देश हित में है, वो कानून लेकर के आइए, उस कानून को मजबूती के साथ इंप्लीमेंट करवाइए। सीएनआरसी लाने के लिए आप क्यों डर रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए आप क्यों डर रहे हैं? आपने ट्रिपल तलाक लाए ना आप, उससे मुसलमानी औरतों को फायदा हुआ ना, मुसलमानी औरतों ने आपको वोट दिया ना। जब आप कोई चीज ऐसी लेकर के आएंगे जिससे समाज लाभान्वित होगा तो समाज आपकी तरफ चलेगा और आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन आप करने से ज्यादा उसको गलत कहेंगे और कहेंगे गलत तरीके से, तो वो आपके खिलाफ चला जाएगा। नुपुर शर्मा के बयान से क्या नुपुर शर्मा को कोई नुकसान हुआ? लेकिन इस देश के कितने लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ? समाज में कितना डिस्टर्बेंस है आज की डेट में? हर टीवी चैनल पर इसी बात को लेकर के डिबेट हो रही है। इससे क्या फायदा है और किसको फायदा है? क्या किसी सामाजिक व्यक्ति को इससे कोई लाभ है, कोई सरोकार है? नहीं है। चलिए प्रेम कुमार जी, सीएए, एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या इन सब के पक्ष में हैं आप? अब सभी को एक ही समान कानून में ले आते हैं। देखिए राजपूत जी, ऐसी परिस्थिति बना दी जाए जिसके बाद कहा जाए कि सीएए, एनआरसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड ही इसका इलाज है। इसके बगैर भी तो हम इस देश में अस्तित्व के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जिए हैं। क्या इससे पहले ऐसे मामले आए? यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता इन बहस से अलग है। इन बहस से उसको जोड़ करके हम क्यों देखेंगे? और जहाँ तक शरिया की बात है, एक बात जरूर है, शरिया गैर इस्लामिक लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता। अगर कोई हिंदुस्तान से बाहर का मुस्लिम देश पल्लवी इनको नुपुर शर्मा को गर्दन काटने की बात करेगा कि शरिया ऐसा कहता है, तो ये नहीं होने दिया जा सकता। हिंदुस्तान में भी किसी को शरिया के कानून से गैर मुस्लिमों को नहीं आंका जा सकता। यह हिंदुस्तान में ये परिभाषित है, ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात कह रहा हूँ। और उस हिसाब से जो शरिया भी मानते हैं वो संविधान भी मानते हैं। कहाँ कंट्राडिक्शन आया? कितनी बार आया? लेकिन जब डिबेट होती है गलत तरीके से, जब बातें बढ़ती है, मेरा तेरा होने लगता है, तुम और हम होने लगता है, तो चीजें गलत तरीके से जाती है। आज मैंने पहले भी कहा कि जो गलत बयानी हुई पॉलिटिकल मंच से, उसके लिए बीजेपी ने एक्शन लिया, लेकिन रिएक्शन दूसरे देशों का आया। अब कूटनीतिक तरीके से निपटना तो भारत सरकार का काम है कि कैसे वो इससे निपटे। क्यों ये स्थिति पैदा हुई कि हमारे गृह नीति में ऐसी खोट आई कि दूसरे देशों को बोलने का अवसर मिला। इससे पहले तो कभी इस्लामिक देश आज तक इकट्ठे नहीं हुए थे, 70 साल में कभी नहीं इकट्ठे हुए, लेकिन 7 साल में ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सारे इस्लामिक देश इकट्ठे होकर हिंदुस्तान को आंख दिखा रहे। ये हमारे घर का भी मामला बोलते हैं, चीन मजबूत है, चलिए किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, तो हम कमजोर क्यों हो गए? हमारे खिलाफ भी तो बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम कमजोर इसलिए हुए क्योंकि हम अंदर से कमजोर हुए, हम अंदर से तोड़ दिए गए हिंदू और मुसलमान में, इसलिए कमजोर हुए। हर बात पर नफरत की सियासत और उसी एंगल, जिस देश की सत्ताधारी पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में एक मुसलमान को घुसने न दे अपने टिकट से, वो देश क्या सबको साथ और सबका विकास करने की बात करें? नहीं, अभी राज्यसभा में आप देख लीजिए यूपी से भेजे गए सर, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को टिकट नहीं मिला है।
ये तो कहाँ, आप बताइए ना, लोकसभा में कब नहीं दिया गया मुसलमानों को टिकट? बीजेपी के सांसद हैं क्या? राज्यसभा में बीजेपी के सांसद हैं क्या? दानिश अंसारी को यूपी से भेजा जा रहा है सर राज्यसभा, आपको पता है ना, कल ही नामांकन दाखिल करके आए हैं वो। मेरी बात सुनिए, पहली बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए, छोड़िए सारी चीजें, आप छोड़िए, साइड में रखिए एक बार सारी चीजें। मुझे ये बताएं कि ये 8 साल के जो आप बात करें, सुनिए तो प्रेम सर, सुनिए तो, बात तो सुनिए। मैं इन्हीं 8 सालों के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये जो 8 साल है मोदी गवर्नमेंट के, इन 8 सालों में ऐसा क्या बदला कि अब ये दम भर के कहते हैं कि सनातनी जाग गया? क्या वाकई में ऐसा था कि इससे पहले हिंदू सो रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके हक क्या है, या फिर वो क्यों अभी अपने भगवानों के बारे में, अपने इष्ट देवताओं के बारे में उलझुल बातें सुन रहे हैं? अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हिंदुओं की जो भावनाएं हैं वो आहत होने लग गई हैं और उनमें इतना उबाल आ गया है कि अब उन्हें एक छोटी सी चीज बर्दाश्त नहीं हो रही? इसे हिंदू जाग गया इसे देखें या फिर मुसलमान सो गया इसे देखें? ये परसेप्शन ही गलत है कि हिंदू उद्वेलित है। ये बोल बोलकर हिंदुओं को उद्वेलित किया ये जा तो रहा यही कहते हैं ना सर कि हिंदू जाग गया। पॉलिटिकल मंच पे उठा हुआ नारा है, कोई आम हिंदू बोलने नहीं गया है, पैगंबर का अपमान करने नहीं गया है। ये पॉलिटिकल मंच से किया गया है और इंटेंशनली किया गया है, इस बात को समझना पड़ेगा। और जहाँ तक की बात है, शर्मा ने यही तो बात कही कि मुझे बार बार सुनना पड़ रहा था मेरे शिव जी के बारे में, तो मेरी भावनाएं आहत हो गई। प्रेम जी वो यही तो कह रही हैं, उन्होंने इसके पीछे का लॉजिक ये दिया कि मुझे बार बार शिवलिंग के बारे में सुनना पड़ रहा था, इसलिए मेरी भावनाएं आहत हो गई। मैं हिंदू हूँ, मैं सुन नहीं पाई, इसलिए मैंने ये सब बोल दिया। हाँ तो आपने मान लिया उनका आर्गुमेंट, आपने मान लिया, आप हिंदू हैं, आपने मान लिया। जिनको नहीं मानना होगा उनका आर्गुमेंट नहीं मानेंगे। आप क्या है सर? प्रेम कुमार जी आप क्या है सर? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हम सबसे पहले भारतीय हैं, ये आपको और हमें सबको समझना पड़ेगा। हिंदुस्तानी है हम सबसे पहले। जरूरत है, यही तो नहीं समझ रहे। भारतीय होते तो पैगंबर का और दूसरे धर्म का अपमान करने नहीं जाते। हम जानते हैं कि पैगंबर और जो शिवलिंग का अपमान कर रहे हैं, क्या वो भारतीय नहीं है, वो पाकिस्तानी है? जो शिवलिंग का अपमान कर रहे हैं वो कौन है? अरे तो पैगंबर का अपमान, जो शिवलिंग का अपमान कर रहे हैं वो कौन है? आप गलत बहस में उलझ रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो शिवलिंग का अपमान कर रहे हैं वो कौन है? वो इस देश में रहकर शिवलिंग का अपमान कर रहे हैं, उनको संविधान ने हक दिया। नुपुर शर्मा को पैगंबर साहब का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं, तो शिवलिंग का अपमान करने का अधिकार किसने दिया उन्हें? वजू खाना है, वजू खाना है, किसने कहा कि वो वजू खाना है? कैसे मान लिया कि वो वजू खाना है? वजू खाना अनिवार्य होता है? बाबरी में कहा था वजू खाना, मुझे बताएं। हम यहाँ आप तय करेंगे, और आप भी तय नहीं करेंगे, आप भी तय नहीं कर पाएंगे सर। मैं यही बोल रही हूँ कि आप दोनों तरफ की बात रखें, आप सिर्फ एक तरफ की बात रख रहे हैं। ठीक है, सरकार से नाराजगी अपनी जगह है, सरकार की खिलाफत अपनी जगह है, लेकिन किसी के धर्म पर उंगली उठा देना, ये ना मुझे अधिकार है, ना प्रेम कुमार जी को अधिकार है, ना दिलीप जी को अधिकार है, ना लल्लन सिंह जी को अधिकार है। उंगली उठाई गई है ना, उंगली उठाई गई है, इसीलिए तो हंगामा है। आपको बढ़िया तकलीफ है, लेकिन अभी भी नहीं बता रहे हैं कि शिवलिंग पे जो 1 महीने से उंगली उठ रही है वो किसकी जिम्मेदारी? मुझे बताइए ना, वो जिम्मेदारी किसकी? प्रेम कुमार जी मैं माफी मांगती हूँ कि पैगंबर साहब के लिए ये सारी चीजें गलत बोली गई। आप माफी मांगेंगे कि शिवलिंग पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसके लिए माफी मांग लीजिए कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं माफी मांगती हूँ सर, नहीं बोलना चाहिए था पैगंबर साहब के लिए ये सारी चीजें। आप बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए कि शिवलिंग को लेकर फालतू की बातें, घटिया स्तर की बातें, सोशल मीडिया अटा पड़ा है इस समय। कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं सर, बैंगन डाल रहे हैं, लौकी डाल रहे हैं और कह रहे हैं अब हिंदू हो इसमें शिवलिंग मत ढूंढ लेना। सोशल मीडिया को कौन कंट्रोल करेगा? क्यों नफरत उसमें चलता है? आप जैसे लोग जो थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, जो दोनों तरफ की बातें कर लें, ये काफी है, ये काफी है। जो दोनों तरफ की बातें करेंगे ना सर इस देश में लोग, वो बहुत अच्छे होंगे जो अपनी जिम्मेदारी समझ लें। चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की फिर से शुरुआत कर लेते हैं। ललन सिंह जी, बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन राष्ट्र प्रेमी है और कौन राष्ट्र विरोधी है? पहले तो मैडम मैं ये कहना चाहूंगा कि इस्लामी देशों की ये आदत पड़ गई है कि वो इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया में अव्यवस्था फैलाना उनका सबसे आसान माध्यम है। नंबर 2, अगर नुपुर शर्मा ने गलत बयान, विवादित बयान दिया तो हमें इसका दुख है, देश को भी दुख है और उन्होंने बता भी दिया है। लेकिन क्या मुस्लिम देश जाकिर नाइक जैसे अमर्यादित बातों से लगातार दूसरे धर्म को दुख पहुंचाने वाले को उसको अतिथि के रूप में रखना क्या सही है? क्या उनको ये बात समझ में नहीं आती? अब मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। बहुत साफ है कि हमारे अंदर में कौन लोग बैठे हैं जो देश को और भी अपेक्षाकृत विदेशों से जो हमारे दुश्मन वहां बैठे हैं उनसे ज्यादा अव्यवस्थित करने में लगे। उसमें सबसे पहले मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि उसमें वो राजनेता है जो अपने विचारधाराओं को जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। इस देश में कश्मीर की समस्या कम नहीं रही, LIC की समस्या कम नहीं रही, हम बच्चे से बूढ़े हो गए, रिटायर्ड हो गए, लेकिन यह समस्या आज की नहीं है। लेकिन आज इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि शायद ये जो बहुसंख्यक हिंदू धर्म है वो कहीं ना कहीं अपने जमीर, अपने वजूद को उसने महसूस किया। उन्होंने कहा कि मेरा अयोध्या, ये मेरे रामचंद्र जी का जन्म स्थान है, उसे हमें चाहिए। इन सभी चीजों के कारण आज आप देखिए भारत की सैनिक बल पूरे उत्तर प्रदेश में आज डिप्लॉयड है। क्या मतलब है? जिस फोर्स को हिंदुस्तान के किसी सीमा पे डिप्लॉयड होनी चाहिए थी वो आज पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या भाई, तो आज कोई हंगामा ना हो जाए, सतर्क होने के कारण पूरी अर्धसैनिक बलों को पूरी देश से इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश में डिप्लॉयड की जा रही है। ये एक मजबूरी है, इसको कौन समझेगा? और सबसे दुख की बात यह है कि एजेंसी जिसको जांच के बाद कॉन्फर्म करेगी, चिन्हित करेगी कि ये लोग PFI से रिलेटेड है या किसी और PFI बैन क्यों नहीं कर दी जाती है? सरकारों को भी तो बड़े मजे आते हैं ना ऐसे संगठनों को खुला छोड़ने में कि हाँ ठीक है वो राजनीतिक फायदा उठाते रहें। कर दीजिए ना बैन। कितनी बार भारतीय जनता पार्टी से मांग की है, अब तो आप केंद्र में बैठे हुए हैं, PFI को तो पहले फुर्सत में बैन करना चाहिए। अभी देखिए PFI का पूरा क्लियर कट सिचुएशन आपके सामने है। सिमी जैसा उनकी हालात है, क्यों इनको रखना है? इनको जांच क्यों करना है? डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्या वोट इनका सबसे खास मकसद है? नहीं। चाहे कोई भी धर्म से रिलेटेड कोई भी संगठन हो, अगर वो गलत पाया जाता है उसको उसी समय बैंड करना चाहिए। और ये क्या रिएक्शन हो रहा है? एक बड़ा नेता कह रहा है तुम गुलाब जामुन खाओगे और हम देखते रहेंगे, हम तुम्हारे पूरे दुकान को उठा के ले जाएंगे। तो इस तरह के बयानों को आप चिन्हित करने के लिए एजेंसीज को रखा है, चाहे वो ED हो, CBI हो, NSA हो, NIA हो, जो भी हो, स्टेट की आपकी CID डिपार्टमेंट हो, उनको काम करने दीजिए। हर जगह नेता जो है घुसपैठ कर चुके हैं, उनको अपने अपने स्वार्थ, अपने सत्ता का काबिज होने का माध्यम, और अपने नेता ही तो कह रहे हैं कि जहां पत्थर मिल जाए वो हिंदू हो गया, उसकी मंदिर हो गई, जहां सिंदूर लगा दिया वो सती हो गई, सावित्री हो गई। ये क्या बयान देते हो आप लोग? अपने देश को कमजोर क्यों कर रहे हो? अरे फौज तो तुम्हारी लड़ रही है, फौज तो तुम्हारी बॉर्डरों पे चौकसी कर रही है, तुम ट्वीट बैठ के कर रहे हो। तुम जाओ उनके साथ अपने आप को साझा करो, उनको मोटिवेट करो और पाकिस्तान के लिए एकजुट हो जाओ। चाहे देश के अंदर कुछ भी करो, लेकिन इमरान खान और शहबाज खान के वक्तव्यों को कि 20 करोड़ और 25 करोड़ मिलकर एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, उनके मुंह के ऊपर तमाचा मारो और जरूरत हो तो अपने तोपों को LOC के आगे ले जाओ। ये आज की जरूरत है। यशवर्धन जी, अब वर्तमान समय के लिए आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कदम उठाए? हम उइगर मुस्लिमों पर चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन आपने भी कहा कि पहले जरूरी ये है कि हमारे देश में क्या हो रहा है उस पर बातचीत कर ली जाए। क्या आपको लगता है कि वाकई में भारत सरकार OIC के आगे झुक गई और OIC के डर के कारण भारत सरकार माफी मांग रही है? हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी मेरे जानकारी में तो नहीं है कि कोई माफी मांगी गई हो। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था वो उनका निजी बयान था, सरकारी बयान नहीं था, ना सरकार का विचार था।
अब भारत सरकार क्या करे, और रक्षा के हिसाब से आपको लग रहा है आने वाले वक्त में बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के लिए खड़ी होने वाली है? देखिए, पहली बात तो इसको झुकना नहीं कहते हैं और माफी मांगना नहीं कहते हैं। सरकार इसको डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी कहते हैं, और ये जरूरी है क्योंकि भारत सर्वे सर्वा नहीं है। भारत इंटरनेशनल कन्वेंशंस को और इंटरनेशनल ट्रीटीज को और इंटरनेशनल रिलेशंस को अपने देश में धार्मिक भावनाओं के लिए अवॉइड नहीं कर सकता है। और अगर कर देगा, सिर्फ एक धार्मिक भावना को बचाने के लिए अगर भारत ऐसा कर देगा, तो उसका जो भुगतान है वो 140 करोड़ की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो सरकार की जिम्मेदारी अगर धर्म को बचाना है तो धर्म से पहले इस देश के निवासियों को बचाना भी है। और इस देश के निवासियों को बचाने का मतलब ये नहीं कि यहाँ कत्लेआम हो जा रहा है। इकोनॉमी अगर आपकी खराब हो जाएगी, वैसे ही आज की डेट में 80 करोड़ आदमी आपके देश में बैठ करके सरकार के राशन पे खाना खा रहा है। अगर और इकोनॉमी नीचे डाउन हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस और खराब हो गए, या किसी वजह से युद्ध हो गया, तो क्या हाल होगा इस देश का? कहां जाएंगे हम और आप? तो ये सोचना भी सरकार की प्राथमिकता है। और सरकार ने अगर इस बात को एक्नॉलेज किया है कि नुपुर शर्मा का बयान गलत है, तो ये अच्छी चीज है, होना चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी अपनी राजनीतिक पार्टी के पहले सेकेंडरी है, देश के प्रति प्राइमरी है। और देश के प्रति मानते हुए अगर सरकार ने ये कहा है तो मैं इस बात की सराहना करता हूं। अब रही बात की जो धार्मिक बयानबाजियां होती हैं, जो मुसलमान हिंदू के देवी देवताओं को गाली देते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि मुसलमान हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है तो नुपुर शर्मा ने जो किया वो सही किया, तो फिर हम इसका मतलब कानून की बात मानते ही नहीं है, हम कानून का राज जानते ही नहीं है। उसने गलत किया तो हमने गलत कर दिया। अरे जिसने गलत किया उसको उसकी सजा दे दीजिए। आप अपने लोगों को गलत कहने के लिए क्यों उकसाते हैं या क्यों सपोर्ट करते हैं? आपके देश का कानून है, आप सरकार हैं। अभी बात ये भी उठकर सामने आई सर कि नवनीत राणा ने जब कहा कि मैं सीएम के आवास के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, सिर्फ कहा था, वो पहुंची नहीं थी वहां पे। उससे पहले उनकी गिरफ्तारी हो गई, देशद्रोह का मामला उन पर दर्ज कर लिया गया, सारी चीजें हो गई। तो अब पूछा जा रहा है कि फिर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं? अच्छा, अब आप इसी से एक सवाल और ले लीजिए। जब मैडम राणा को इसी देश के कानून ने बयानबाजी करने पर गलत ठहरा दिया, तो प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर बयान देने पर अगर विदेश भारत को गलत ठहरा रहे हैं, तो इसको आप झुकना क्यों कह रही हैं? आप अपने ही देश में देख लीजिए ना कि कितने डिफरेंसेस हैं। महाराष्ट्र सरकार हिंदुत्व की सरकार है, बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के बड़े चेहरे थे, और उसी स्टेट में हनुमान चालीसा गाने के लिए एक हिंदू महिला को, जो सांसद भी है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो मेरा कहना यह है कि कोई गलत कह रहा है, अगर आज आप संवैधानिक भारत में रह रहे हैं, आप धार्मिक भारत में नहीं रह रहे हैं, आप ऋषि युग में नहीं रह रहे हैं, आप कानून के युग में रह रहे हैं। संवैधानिक भारत में जो व्यक्ति संविधान के दायरे के बाहर जाकर के बोलता या करता है, उसको कानून के अंतर्गत सजा दीजिए। अगर नाइक ने गलत कहा तो आपने उसको क्यों नहीं पकड़ा? जब भी कोई, चाहे वो सीए एनआरसी का मामला ले लीजिए, चाहे शाहीन बाग का दंगा ले लीजिए, चाहे अभी लेटेस्ट में कानपुर का दंगा ले लीजिए, हर केस में पीएफआई का कनेक्शन निकल के आता है। ये सरकार बताती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बताती है। हर केस में आप पिछले चाहे जितने केसेस देखिए, सब में आया कि पीएफआई का लिंक है। उसके बाद भी पीएफआई इस देश में चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? क्या हमारे देश का जो कानून है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि पीएफआई को बंद कर पाए? आप इतने सारे स्कैंडल्स में पीएफआई का कनेक्शन होने के बाद भी पीएफआई को क्यों चलने देते हैं कि अगले स्कैंडल में फिर ये बताएंगे कि पीएफआई का कनेक्शन है? तो कुछ चीजों को राजनीति के लिए जिंदा रखा जाता है। ये राजनीति को समझिए, और राजनीति का आकलन जब आप सामाजिक नजरिए से करेंगे तो आपको इन सारी बातों में बिल्कुल भी बल नजर नहीं आएगा। और सरकार ने जो इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए कह लीजिए, या मैं कहता हूं इंटरनेशनल रेप्यूटेशन को देखते हुए कह लीजिए, क्योंकि ये आपके देश की तो बदनामी है। हम पिछले 8 सालों से गाथा गा रहे हैं ना कि मोदी जी ने भारत को इंटरनेशनल फोरम पे बहुत ऊपर कर दिया है। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तो जब वही इज्जत नीचे डाउन हो रही है तो सरकार को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना, और चलना चाहिए। प्रेम कुमार जी, इसे झुकना नहीं कहेंगे, जैसा कि अभी यशवर्धन जी ने भी कहा। झुकने का सवाल ही नहीं उठता। भारत सरकार क्यों झुके किसी देश के सामने? हाँ, कूटनीतिक रूप से एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है जबकि हमें इसको टैकल करना है। ये नहीं कि झुकना है।
हाँ, और हमें अपने देश में जो अंदरूनी हालात हैं उसको भी नियंत्रण में रखना है। अभी ललन सिंह जी बोल रहे थे, बहुत भावुक हो रहे थे, इमोशनल हो रहे थे, गुस्से में बोल रहे थे। आम लोगों की ऐसा ही रिएक्शन होता है, आम लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। इसका कारण क्या है कि हम अपनी सरकार पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन आज हमारी जो सरकार है राजनीतिक मकसद से ऐसे स्टेप उठाती है, ऐसे गलत स्टेप उठाती है जिसको हम नहीं समझ पाते। आप देखिए लगातार पीएफआई का नाम आता है, एक पैटर्न है। एक घटना घटेगी, उसको पीएफआई से मदद, विदेशी फंडिंग से मदद, आतंकियों से संबंध बिना जांच के घोषित कर दिया जाता है और हम लोग को मान लेते हैं कि सरकार बोल रही है। लेकिन कभी भी अगर वास्तव में पीएफआई का कनेक्शन होता है, हमें से होता है कि नहीं होता है, तो सरकार को प्रूव करना है, तो उसको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। किसान आंदोलन में भी पीएफआई का कनेक्शन ढूंढ लिया था बीजेपी वालों ने, खालिस्तान का समर्थन ढूंढ लिया था बीजेपी वालों ने, वो सारी चीजें होंगी। तो क्या किसान आंदोलन करना बंद कर दें? ये स्थिति आज देखिए कानपुर में हुआ, तो कानपुर में प्रधानमंत्री मौजूद, राष्ट्रपति मौजूद, मुख्यमंत्री मौजूद, तो हमारी पंचायत सो रही थी, यहाँ कुछ घटना हो सकती है, इसका एहतियात तो होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, घटना को होने दिया जाता है, हो ताकि उसको रोक के नहीं होने देंगे, और हो जाने के बाद में सेलेक्टिव ढंग से एक्शन नहीं, मैसेज देंगे कि देखो यही वर्ग है और इसका फैलाने वाला वर्ग, क्योंकि उनका अंततः मोटिव जो है हिंदू और मुसलमान करना है। बात को जब हिंदुस्तान के नागरिक जिस दिन समझ लेंगे तो हम इमोशनल होकर नहीं बोलेंगे, हम अपनी सरकार से पूछेंगे ये हुआ क्यों, तुम ही जिम्मेदार हो, बाकी तो बाद में जिम्मेदार होगा, पहले जिम्मेदार तुम हो। तुम रोक सकते थे, तुम्हारे पास खुफिया एजेंसी है, तुम्हारे पास आफ्टर इंसिडेंट और बिफोर इंसिडेंट कंट्रोल करने की सारी ताकत है, इसके बावजूद घटनाएं घटती है, इसलिए जिम्मेदार तुम हो। इस तरीके से हमें देखने का नजरिया डेवलप करना पड़ेगा। हम अपनी सरकार को अकाउंटेबल बनाए, सवाल पूछ करके, सवाल घुमा करके हम अपनी जनता से ही सवाल करने लगते हैं, ये एक समस्या। ललन सिंह जी, सर रक्षा के हिसाब से मैं समझना चाहूंगी कि आने वाले वक्त के लिए क्या कोई समस्याएं पैदा हो सकती हैं? हाँ मैडम, मैं कोई मतलब मोटिवेट नहीं हूँ, गुस्से में नहीं हूँ। ये हमारी बेसिक 35 साल का जीवन का ये शिक्षा है कि कभी भी सामने अगर कोई दुश्मन है तो उसको इतनी दबाव बनाओ कि वो पूरी तौर पे बर्बाद हो जाए, अन्यथा वो तुम्हें हमेशा डंक और हमेशा चोट मारता रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने पूछा है, बहुत विचारणीय सवाल है। जो आंतरिक सुरक्षा की हालात इतनी अव्यवस्थित हो रही है, वो इतनी खतरनाक साजिश की आड़ है जो हमारे देश को भुगतना पड़ सकता है, वो बाहरी आक्रमण के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 2 दिन पहले जो हिंद प्रशांत महासागर अमेरिकन जनरल साहब ने एक वक्तव्य दिया है कि LAC के ऊपर जिस तरह से चीन की तैयारी चल रही है और जिस तरह से उनकी डिप्लॉयमेंट हो रही है और सैटेलाइट से भी ये पता चल रहा है, तो भारत को बहुत सतर्क रहना चाहिए। और LOC के ऊपर जो अलकायदा ने कुछ दिनों पहले जो चेतावनी और धमकी दिया है उत्तर प्रदेश और गुजरात और मुंबई जैसे शहरों को, ये सब एकदम प्लान वे में है। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अमेरिकन छोड़े हुए हथियारों के साथ और 11 ट्रेनिंग कैंपों में इनकी पूरी सुनियोजित ट्रेनिंग लश्कर और अलकायदा और बोको हराम के मिले जुले संगठित तरीके से होने के बाद LOC के अंदर करीब 7 से 8 ग्रुपों में ये LOC के ऊपर रेडी टू मूव में बैठे हुए हैं। इसकी जानकारी इंडियन डिफेंस, मिलिट्री डिफेंस को है, IB को है, भारत सरकार को भी है, सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। तो ये हालात जो बन रहे हैं, ये हम लोगों के बीच में भी हमारे कुछ ऐसे और नेत्री हैं जो लगातार दबाव बनाना चाहते हैं नीतिगत फैसलों पे, चाहे CA हो, NRC हो, अब आने वाले दिनों में समान नागरिक संहिता हो या जनसंख्या नियंत्रण हो, और इन सभी को मिलाजुला दबाव बनाकर और कानपुर, खरगोन और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो दंगे फसाद हो रहे हैं, इससे भारत कमजोर हो। समय आ गया है कि आप इजराइल बनिए, अपने सोच में एक मत होइए
और जो करना है प्रजातंत्रीय प्रणाली में वो कीजिए, लेकिन दुश्मन के साथ पूरी तौर पे संगठित होकर उसके लिए तैयार होइए, नहीं तो ये साजिश बहुत खतरनाक साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी ईरान के विदेश मंत्री भी बीच में आए हैं सर, 2 दिन भी नहीं हुए, ये सारी चीजें चल रही हैं, विवाद चल रहा है, उसके बीच ईरान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया है, एस जयशंकर के साथ उनकी बैठक हुई है, बातचीत हुई है, ये क्या दर्शा रहा है? क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि संबंध अभी भी वैसे ही है? एकदम मैडम बहुत साफ है। हमारी कूटनीतिक जो चाल भारत सरकार विदेश मंत्रालय के द्वारा हो रही है वो बहुत अच्छी है, घबराने की कोई बात नहीं। ईरान के सरकार को भारत सरकार ने बेहतर ढंग से उनको समझा दिया है कि निपुण शर्मा कोई एक अथॉरिटी नहीं है, वो एक राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता है और आज के डेट में ऊपर प्रवक्ता है, और वो उन्होंने अपने गलतियों को भी माना है और उनके गलती के ऊपर हम इस बात को महसूस कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसको और भड़काना, लोगों को आसमान छू जाना और पाकिस्तान जैसे देश को एक मौका मिल जाना, ये देश के लिए हितकारी नहीं है। इस बात को नेता भी समझ ले, फौजी भी समझ ले और सामान्य नागरिक भी समझ ले। और आप लोग के माध्यम से ये जरूरी है कि लोगों में जागरूकता हो कि देश हमारा है। अब अगर कतर हमें तेल और गैस देता है तो उसको पता है कि हमारे से उसको गेहूं भी लेना है। ऐसा नहीं है कि भारत किसी माने में कमजोर है। ठीक है, कूटनीतिक चाल एस बर्दन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपने तरीके से चलना होगा, इसमें कोई शक नहीं। दिलीप जी, आज कानपुर आप देख लीजिए, काशी देख लीजिए, जुम्मे की नमाज को लेकर इतना डर का माहौल था कि एक तो कल बैठकें बुलाई गई, जिला प्रशासन ने बैठक की, तमाम जो भी धर्मगुरु हैं उनसे बातचीत की और उनसे ये अपील की है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। अब आज इतनी फोर्स डिप्लॉयड है वहां पर, ऐसा लग रहा है कि छावनी में तब्दील कर दिया है। ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या आप हर शुक्रवार को इसी तरीके से रखेंगे? हर शुक्रवार को छावनी में बदल जाएगा, या यूं कह लीजिए कि कोई और त्योहार है, कोई यात्रा निकल रही है तो आपको उस एरिया को पूरा छावनी में तब्दील करना है? ये तो फिर मैं कैसे मानूं कि सर धार्मिक स्वतंत्रता है या सारी चीजें सामान्य है हमारे देश में? दिलीप जी, स्वतंत्रता के नाम पर जो धार्मिक उन्माद फैल रहा है ये उसकी वजह से है। आपको ना तो नमाज पढ़ने के लिए मनाही है, ना जुलूस निकालने के लिए मनाही है, लेकिन आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई उस पर कमेंट कर रहा है, या आप जुलूस निकाल रहे हैं तो आप उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, या आप भगवा लेकर के जा रहे हैं मस्जिद पे लगा दे रहे हैं, या मस्जिद के सामने से जुलूस निकल रहा है तो आप पत्थर फेंकना शुरू कर दे रहे हैं। ये जो धार्मिक उन्माद है ये इस स्थिति का कारण है, और ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो इस कारण से हो रही है कि जो ये पॉलिटिकल बयानबाजियां हो रही है धर्म को लेकर के, ये उसका नतीजा है। और इन चीजों से बनेगा कुछ नहीं जी, लेकिन जो बना है वो बिगड़ता हुआ चला जाएगा। आज पूरी पुलिस फोर्स कानपुर में और बनारस में लगी है, पुलिस फोर्स तो उतनी है, जहां की पुलिस फोर्स वहां डिप्लॉय करी गई। अगर वहां कोई घटना हो जाएगी तो क्या होगा? अब बात करने वाले इस बात का पूरा फायदा उठाते हैं, और जब आपके डोमेस्टिक वायलेंसेस, डोमेस्टिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो इंटरनेशनल दुश्मन भी इस बात का फायदा उठाते हैं। तो आप अगर अपने देश को कमजोर कर रहे हैं इन सब चीजों से, तो आप इंटरनेशनल लेवल पर भी कमजोर हो रहे हैं, और आपको मानना पड़ेगा इस बात को। आपको देश के अंदर शांति व्यवस्था बना के रखनी पड़ेगी, और आप अगर समानता चाहते हैं, जो भारत का संविधान कहता है समानता की बात करता है, तो समानता आपके बयानबाजी से नहीं, कानून की एप्लीकेबिलिटी से आएगी, कानून की स्ट्रिक्ट एप्लीकेबिलिटी से आएगी, और कानून की स्ट्रिक्ट अप्लायंस से आएगी। आप कह देने से नहीं आएगी। अगर ज्ञान मैं ये कहता हूं कि जो ज्ञान व्यापी का मामला, देखिए ज्ञान व्यापी के मामले में और बाबरी मस्जिद के मामले में जमीन आसमान का फर्क है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मामला शुरू हुआ था वो धार्मिक उन्माद से शुरू हुआ था, वहां कानून बाद में आया था, लेकिन ज्ञान व्यापी का मामला सीधे कोर्ट में गया था। जब मामला कोर्ट के सामने है तो किसी राजनीतिक पार्टी को, चाहे वो सत्ता दल हो चाहे विपक्ष हो, अपना डेलिब्रेशन देने की जरूरत कहां है कि साहब वहां पर मंदिर ही है, या जो मुस्लिम स्कॉलर बैठ के ताल ठोक रहे हैं नहीं साहब वहां पर मस्जिद ही है। जी जी, ये हक किसने दे दिया उनको? अगर ये हक दे दिया है तो फिर अदालतें क्यों हैं? बंद कर दीजिए। कोर्ट में केस क्यों डाला है? हटा लीजिए वहां से। जब फैसला मुस्लिम स्कॉलर और हिंदू स्कॉलर को बैठ के करना है या राजनीतिक पार्टियों को बैठ के करना है तो लीगल पिटीशन क्यों?
और अगर लीगल पिटीशन है तो कानून को अपना काम करने दीजिए। आप क्यों बयानबाजी कर रहे हैं कि नहीं साहब हमारे शंकर जी मिल गए, आपने डिक्लेयर कर दिया साहब शंकर जी मिल गए, वो कह रहे साहब नहीं फवारा है। तो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया। जब इस देश में 4 हायरार्की बनाई गई है, जुडिशरी को सबसे ऊपर रखा गया है, तो जुडिशरी को अपना काम करने दीजिए। जो कोर्ट फैसला सुना देगी वो मान लीजिएगा, और कोर्ट फैसला एविडेंसेस के बिहाफ पर सुनाएगी। जो जितने एविडेंसेस मजबूत रख पाएगा उसके पक्ष में फैसला चला जाएगा कि वहां पर शिवलिंग है कि फव्वारा है, वो आप फिर कोर्ट के नतीजे से मान लीजिएगा। यहां आस्था का काम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं जी, आस्था मेरा आंतरिक विषय हो सकता है, लेकिन मेरी आस्था कानून के ऊपर अगर हावी हो रही है तो फिर इसका मतलब हम देश के कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और अगर आप आस्था की भी बात करते हैं, धर्म की भी बात करते हैं, तो धर्म में भी कानून को मान्यता दी गई है। जो मनुस्मृति है, जिसे लीगल एंशिएंट टाइम का लीगल कोड ऑफ कंडक्ट कहा गया है, वहां भी धर्म के ऊपर कानून, वहां धार्मिक कानून चला करते थे, लेकिन कानून वहां भी था और वहां भी आस्था के ऊपर कानून को ही मान्यता थी। आज वो मॉडर्न लॉ के रूप में है। बात तो वही है, स्थिति वही है। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की ओर जाएंगे, हमारा लॉ भी डेवलप करेगा। तो कानून को अपना काम करने दीजिए। बिल्कुल, आपने कानून, अगर आपने कोर्ट में पिटीशन डाली है तो ये कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए कि वहां पर ज्ञान व्यापी मस्जिद में क्या चीज है। और अगर कोर्ट काम कर रहा है तभी तो ये मामला निकल के आया है ना। कोर्ट को लगा कि हाँ वहां पर मस्जिद नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तभी तो उसने कमीशन अपॉइंट किया। और कमिश्नर ने जब ये रिपोर्ट दी कि यहां पर इस तरीके से ये पाया गया जो शिवलिंग जैसा हो सकता है, ये कोर्ट कमिश्नर ने भी कहा, उसने नहीं कहा कि शिवलिंग है। कानूनी रिपोर्ट में कहीं शिवलिंग का जिक्र नहीं आया है। ये तो राजनीतिक लोगों ने उसको शिवलिंग बना दिया कि साहब वो तो शिवलिंग है। या तो कोर्ट कमिश्नर ने लिखा होता अपनी रिपोर्ट में साहब ये शिवलिंग ही है, नहीं लिखा है कोर्ट कमिश्नर ने। तो जब कानून से चीजें चल रही हैं तो आप अपने आप को कानून से ऊपर क्यों मान रहे हैं? और सरकार इन बातों को बढ़ावा क्यों दे रही है? इसका मतलब सरकार भी कानून की अवहेलना कर रही है। सरकार का काम है कानून का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कराना, चाहे वो उसकी पार्टी के लोग हो चाहे किसी की पार्टी के लोग। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ये जिम्मेदारी सरकार की। बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, कुछ चीजें बदलाव की अभी जरूरत महसूस भी होती है। एक तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो ऐसे संवेदनशील मसले होते हैं जो पहुंच चुके हैं कोर्ट में, उन मसलों पर फिर सार्वजनिक रूप से बहस होनी ही नहीं चाहिए। चाहे वो टीवी डिबेट की बात हो जाए या आप जब उसे उछाल देते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाता है, इन चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और धार्मिक भावनाओं से जुड़े जितने भी कानून बने हुए हैं, या तो उन्हें फिर सही ढंग से लागू करवाया जाए। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले भी यही बात मैं आपसे बातचीत में भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो शिवलिंग और फव्वारा का विवाद है वो अदालत के पास है। उसको हम टीवी चैनल में नहीं तय कर सकते। ये हम दूसरे चैनलों पर भी ये बात कह चुके, जहाँ की एक मुल्ला और एक हिंदू पंडित को बिठा करके वो डिबेट करते हैं। एक कहते हैं कि शिवलिंग है, एक कहते हैं कि फव्वारा है, दोनों में लड़ाते हैं। तो ये गलत है। जो बात अदालत में चर्चा हो रही है, विचारणीय है, उसको आप टीवी में बिठा करके क्यों बहस कर रहे हैं? ये तो तुरंत बंद होना चाहिए कि वो फव्वारा है कि शिवलिंग है, इस पर टीवी में बहस ना हो, ये अदालत में तय होने की। ये बहुत सही बात आपने कही है और ये मैं थोड़ी देर पहले भी कहने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं कितनी बात मेरी स्पष्टता से आई, लेकिन धन्यवाद, साधुवाद से आपने इस प्रश्न को उठाया। दूसरी बात है कि हम सब जब देश के लिए सोचेंगे कि देश कैसे एकजुट रहेगा, तो हम सारी चीजें उसी में उसका उत्तर मिल जाता है कि सामुदायिक शिक्षा भी जरूरी है, तो भी जरूरी है। हम एक दूसरे से डरना बंद करें कि मुसलमान से हिंदू खतरे में और हिंदू से मुसलमान खतरे में। इस किस्म की भावना को जब तक हम नाश नहीं करेंगे, हम अपने आप एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर चुके हैं जब हम मन में सोचने लगते हैं कि हमको उनसे खतरा है, दूसरा पक्ष वो सोचने लगता है कि उसको हमसे खतरा है। जब वो समुदाय डरते रहेंगे तो शांति कैसे आएगी, सब स्थिरता कैसे आएगी और कैसे शांतिपूर्ण मकसद से विकास के रास्ते से आगे बढ़ सकते? कभी नहीं बढ़ सकते। तो ये जरूरी है सोचना। जी चलिए, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।